तरीका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू, है ना। बायोलॉजी का लेसन 5, आपका चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें समझिएगा कि किस तरह से जो है हमारे पूरे शरीर में नियंत्रण करने का कार्य और समन्वय करने का कार्य होता है। ठीक है, नियंत्रण किन विधियों से होता है, फिर उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इन चैप्टर में आपको समझने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर को, है ना। तो पहला हम लोग टॉपिक समझते हैं, नियंत्रण क्या है। नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलिंग। एक बात बताइए, आप ही समझिए कि किसी चीज पर आपका अगर नियंत्रण है तो सीधी सी बात है कि वो आपके अंदर में रह करके काम करेगा। जैसे इस चीज पर हमारा नियंत्रण है तो हमारे कहे अनुसार कार्य करेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर है बाबू, वो भी किसी न किसी के अंदर में है। हालांकि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे पावरफुल है और हमारे ब्रेन ही सभी चीज को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के भी बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रण और समन्वय में किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बाबू, नियंत्रण है क्या, कंट्रोलिंग है क्या। तो समझिएगा कि हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, जितने भी क्रियाएं हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं तो भोजन पचता है, हमारी वृद्धि हो गई, अन्य तरह की क्रियाएं क्या होता है, होते रहता है हमारे शरीर में। और इन क्रियाओं को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। अब मान के चलिए कितनी मात्राएं में हमको सांस लेना है, कितनी मात्राएं में भोजन करना है, कितनी मात्राएं में अलग अलग कार्य होना है हमारे शरीर में, इसको एक निश्चित मात्रा तक बना के रखना होता है। उसी को ही क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। जैसे एक बात होती है, अगर हम घर का एग्जांपल देंगे तो घर में देखिएगा जो पिता होते हैं वो सब पर नियंत्रण करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं कि किस बच्चे को या किस बच्चे को कहाँ जाने की आजादी देना है, कहाँ जाने की आजादी नहीं देना है, किसको परमिशन देना है या नहीं देना है, वो नियंत्रण करके रखते हैं। ठीक है, तो सीमित मात्रा में जो है हमारे शरीर में हो रही कार्य को एक लिमिट तक, एक निश्चित स्तर तक बनाए रखना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। कोई दिक्कत, चलिए नियंत्रण वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय क्या होता है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय क्या होता है, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे समझिएगा जरा ध्यान से, ये बाबू दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग है, हम यहाँ पर तीन लोग बना देते हैं। अब मान के चले एक मेन लोग है यहाँ पर, ये भाई साहब, इसका नियंत्रण इन तीनों पर है, इसका नियंत्रण इन तीनों पर है। लेकिन नियंत्रण है तो ये इन भाई साहब का बात ये तीनों मानेगा, लेकिन इन तीनों में आपसी तालमेल भी तो बैठाना जरूरी है। अगर हर किसी का मत अलग अलग होगा तो दिक्कत होगा। तो आपसी तालमेल भी तो बैठाना है इन सब में ना। तो उन्हीं आपसी तालमेल को बैठाने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं, है ना, या आपसी तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। उसी चीज को समझिएगा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हमारे शरीर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए, आपको पता है कोई भी कार्य करने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष अंग ही मौजूद है। क्या होता है, अंग है। विशेष कार्य को करने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है और यह अंग आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। आपको भी पता है कि यह अंग आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे हम लोग सांस ही लेते हैं तो सांस फेफड़ा के द्वारा लेते हैं, तो नाक है, फिर नासा कपाट, आगे कहाँ कहाँ से सांस जाएगा, ये सभी चीजें में क्या है, विशेष तरह के अंग लगे हैं। जैसे नाक, नासा कपाट, यहाँ पर स्वर यंत्र हो गया, स्वर ग्रंथि, है ना, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर जो है ट्रेकिया के माध्यम से हमारा जो है वायु कोश में सांस पहुंचता है फेफड़ा से घुस करके। तो सभी अंगों की जरूरत होती है और वो अंग आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। बातें समझ में आ रहा है। और इन अंगों में आपसी तालमेल को बैठा करके रखना ही समन्वय कहलाता है। अब मान के चले फेफड़ा सांस खींच लिया, वायु कोश कहेगा हम सांस लेबे न, हम हमरे पास हवा मत भेजो, हम इधर अलग है, होगा दिक्कत, दिक्कत हो जाएगा ना। आपके ही घर में चार चार परिवार है, तीन परिवार ठीक से काम करेगा, कहेगा हम करबे नहीं करेंगे, दिक्कत है। नियंत्रण है वो अलग चीज है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन बैठा करके भी रखना जरूरी होता है। तो समन्वय क्या होता है, इन चीजों को समझ में आप लोग को आ गया होगा कि समन्वय सर हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग की जरूरत होती है और वो अंग जो है आपस में मिलकर के काम को परफॉर्म करते हैं। और उन अंगों में समन्वय बैठा करके यानी तालमेल बैठा करके रखना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है दिक्कत, आगे समझते हैं। तो यहां तक नियंत्रण एवं समन्वय समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बहुत धीरे धीरे हम लोग खींच रहे हैं, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब समझेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, फिर इसके बाद
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय समझेंगे, कहानी खत्म। दो ही टॉपिक तो समझना हम लोगों को बायोलॉजी में, पौधों में समझते हैं और जंतुओं में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो समझिएगा जरा ध्यान से कि नियंत्रण एवं समन्वय बाबू हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। अब हम लोग की ऊंचाई यानी लंबाई वृद्धि करते हैं हम लोग धीरे धीरे, कैसे करते हैं? वृद्धि हार्मोन। बातें समझ में आ रहा है? तो सभी चीजें जो है हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। ये सभी चीजों को आगे समझना है इस चैप्टर में, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। चलिए, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीकों से होता है। कितना तरीकों से होता है? दो तरीकों से। एक तो होता है बाहरी, दूसरा आंतरिक। पहला क्या हो गया? बाहरी, दूसरा क्या हो गया? आंतरिक। तो बाहरी तरीकों को भी हम समझाएंगे कि कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है, और आंतरिक तरीकों को भी हम समझाएंगे कि कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जैसे आपने सूरजमुखी का पौधा देखा है, राइट? सूरजमुखी के पौधा को देखोगे कि जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर वो घूमता है। यस, घूमता है बाबू। सुबह में देखिएगा जिधर सूर्य उगता है उधर रहेगा, शाम में जिधर डूबता है उधर घूम जाता है। सूर्यमुखी का पौधा नहीं देखा है तुम लोग? हाँ, तो वो वैसा ही होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। सुबह में देख लेना, सुबह में जिधर सूर्य उगता है ना उधर देखो वो घुमा रहेगा उसका छाता। फिर जिधर शाम होगा पश्चिम में देखिएगा सूर्य उधर है तो उधर घुमा हुआ रहता है। हाँ, अपने आप घूमता है, ठीक है। तो वो जो है बाबू देखिए, बाहर चीजों से नियंत्रण हो रहा है, बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। तो बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रण होगा तो बाहरी कारक द्वारा नियंत्रण होगा, और आंतरिक में तो बाबू हार्मोन आ जाएगा। तो दो चीजों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाहरी कारकों के द्वारा पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो इनको याद रखिएगा, तीन तरह के हम यहाँ पर लिखा है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत VVI है ये टॉपिक क्या है, बहुत बाबू बहुत VVI है। अनुवर्तन समझते हैं क्या होता है, कि जब पीर नहीं है पेड़, जब पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय बाहरी कारकों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। याद रहेगा, जब भी पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, जब बाहरी कारक के द्वारा होगा। बाहरी कारक कैसे? जैसे अभी हम तुरंत सूर्यमुखी का एग्जांपल बताए थे कि सूरज की किरणों के द्वारा वो क्या होता है, उसका अनुवर्तन होता है, नियंत्रण समन्वय होता है। जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर वो घूमता है, तो बाहरी कारक से हुआ। तो बाहरी कारकों के द्वारा जब पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्तन। तो कई तरह के अनुवर्तन है, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे समझेंगे, पहला प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश जिधर जिधर जाएगा उधर उधर जो है वो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा भी उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग और नियंत्रण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। तो चलिए इसको समझिएगा, जब पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि प्रकाश की दिशा में होती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आप लोगों को बाबू, मान के चलिए ये बोतल ले लीजिए, ठीक है। ये बोतल है, अब इस बोतल में क्या करिए आप? इस बोतल में क्या करिए? पेड़ लगा दीजिए। इस बोतल में क्या कर दीजिए? पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। और यहां से थोड़ा छिद्र कर दीजिए और यहां से प्रकाश को आने दीजिए। यहां से क्या करिए आप? प्रकाश को आने दीजिए, ठीक है। इस इधर से आपका क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है बाबू, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से, तो लाइट आ रहा है तो आप कुछ दिन पाएंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे ये जो प्रकाश का पत्ती है इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। यस या नो बाबू? इधर मूव करेगा, यानी जिधर सूर्य का प्रकाश मिलेगा वो उधरे गति करना शुरू कर देगा, वो उधर ही जाना शुरू कर देगा। ये भी एक एग्जांपल हो गया। दूसरा सूरजमुखी का तो एग्जांपल अभी दिए ही दिए हैं, ठीक है। तो जब पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि प्रकाश की दिशा में होगी उसे हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की दिशा में जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी तो प्रकाशानुवर्तन। क्लियर है चीजें? और ये बाहरी कारक होता है। आगे देखा जाए, जलानुवर्तन, किसको समझेंगे? जलानुवर्तन को, ठीक है। तो जलानुवर्तन क्या होता है इसको समझिएगा। जल आपको यहां से ही तोड़ के पता चल जाएगा। जला में देखिएगा जल छिपा है। अनुवर्तन का तो मतलब ही होता है बाहरी कारकों के द्वारा पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जब जल के द्वारा कोई नियंत्रण एवं समन्वय पेड़ पौधों पर होगा तो उसे जलानुवर्तन कहेंगे। जैसे आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो देखिएगा, मान के चलिए बाबू, यहाँ पर इसी का हम एग्जाम्पल देते हैं। ये बना ही है ना, ये आपका पेड़ पौधा लगा दिए, अब पानी की मात्रा यहाँ है, यहाँ पर हम क्या रख दिए? पानी। तो देखिएगा जड़ धीरे 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 इस ओर मूव करना शुरू हो जाता है। पानी जिधर रहता है जड़ भी उधरे फैलता है। तो देखिए, तो जल की तरफ ये अनुवर्तन किया कि नहीं किया? तो इसको कहेंगे जलानुवर्तन। तो वही चीजें लिखा है, जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि जल की दिशा में होती है। यहाँ पर हम प्रकाश की दिशा में लिखे हैं।
भाषा सेम लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि जल की दिशा में होगा तो जलानुवर्तन, और प्रकाश की दिशा में होगा तो प्रकाशानुवर्तन। कोई दिक्कत? अब यह क्रिया मुख्यतः किसमें होता है बाबू? जड़ों में होता है। याद रखिएगा, जलानुवर्तन कहां पर होगा? तो जड़ में ही होगा ना। बातें समझ में? क्योंकि जड़ ही क्या होता है? मिट्टी के अंदर जिधर पानी रहता है वो उधर मूव करता है, तो जलानुवर्तन। यह क्रिया मुख्यतः कहां होता है? तो याद रखिएगा, जड़ में होता है। आगे समझा जाए, ठीक है। आ जाइए। पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, तो आगे समझा जाए। जलानुवर्तन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या है गुरुत्वानुवर्तन? ठीक है, आप लोग देखिएगा, कोई बड़ा पेड़ पौधा होता है तो वो ऊपर जाकर के जमीन की तरफ मुड़ जाता है, झुक जाता है। गुरुत्वानुवर्तन हो गया। तो जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि किधर से होगा? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होगा, तो गुरुत्वानुवर्तन। कितना आसान है, तीनों का परिभाषा हम सेम दिए हैं। सिर्फ देखिएगा, समझिएगा अंतर। गुरुत्वानुकर्तन, गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में अगर होगा तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। अगर जलानुवर्तन का बात करेंगे तो जब पेड़ पौधे की लंबाई जल की दिशा में होगा। प्रकाशानुवर्तन की बात करेंगे तो जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि किधर होगा? तो प्रकाश की तरफ होगा, तो प्रकाशानुवर्तन। तो ये तीन आपको हम लिखाए हैं। ये कौन सा कारक हो गया बाबू नियंत्रण एवं समन्वय का? तो कहिएगा सर ये बाहरी कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? ये बाहरी कारक हो गया। अभी देखिए पढ़ाए है ना कि पेड़ पौधों में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो दो तरीकों से होता है। एक तो बाहरी कारक हो गया, तो अभी जो आपको हम पढ़ाए हैं प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ये क्या हो गया? बाहरी कारक हो गया। यानी बाहर से पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हो गया। ठीक है, जैसे अभी हम देखें कि प्रकाश की दिशा में गया पेड़ पौधे की लंबाई, फिर जल की दिशा में गया पेड़ पौधे की लंबाई, फिर गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में गया। तो ये तीन तरीका था आपका बाहरी कारक। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग आंतरिक कारकों में। अब आंतरिक कारकों में बाबू पेड़ पौधे के हार्मोन्स को देखेंगे। ये सबसे ज्यादा वीवीआई है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर है चीजें? जो रहने दो। चलिए देखा जाए। अब आंतरिक कारकों के द्वारा, रसायनों के द्वारा, यानी आंतरिक कारणों के द्वारा, है ना, समन्वय। तो रसायनों के द्वारा जब इसे होता है ना, रसायनों के द्वारा होता है तब पेड़ पौध पादप हार्मोन कहलाता है। यहाँ पर मिसिंग है बाबू, पॉइंट मिसिंग है। हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर समन्वय है ना, यहाँ पर आप लोग समन्वय लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा जब पेड़ पौधों में, जब कहां पर? पेड़ पौधों में। अब यहां से पेड़ पौधों में लिख करके रसायनों के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। रसायनों के द्वारा, यहां पर लिखिएगा रसायनों के द्वारा, लिखना है यहां पर नियंत्रण एवं समन्वय होता है तब इसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब पेड़ पौधों में नियंत्रण आंतरिक कारणों के द्वारा होगा, आंतरिक कारणों के द्वारा होगा, यानी रसायनों के द्वारा होगा, तब उसे पादप हार्मोन कहेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो तीन पादप हार्मोन के बारे में लिखिए और उसके बारे में चर्चा करिए। तो पादप हार्मोन के बारे में कहा जाएगा तो आप लोगों को लिखना है। तो चलिए पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे। तो पादप हार्मोन क्या हो गया बाबू? आंतरिक क्रिया हो गया, यानी आंतरिक कारणों के द्वारा पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करेगा। तो चलिए पहला हम लोग समझते हैं ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पूछा जाएगा तो बताइए किस कौन सा हार्मोन? तो पादप हार्मोन, यानी पेड़ पौधे वाला हार्मोन है ये। अब देखिए इसका क्या काम है?
ये पेड़ पौधों में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो यह पेड़ पौधे के शीर्ष में उपस्थित होता है। शीर्ष का मतलब होता है टॉप। आप लोग कोई फूल पत्ती देखे होंगे, जैसे ये शीर्ष हो गया बाबू, यहाँ पर शीर्ष हो गया, ये देख रहे हैं, ये शीर्ष हो गया। तो अगर कोई कोई हार्मोन शीर्ष में उपस्थित होता है तो सीधी सी बात है, वो लंबाई बढ़ाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। तो यह जो है ऑक्सिन कहां पाया जाता है, तो पेड़ पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है, और यह लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। याद रहेगा, यह क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन यहां से ये रहेगा कि पेड़ पौधों में लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, तो क्या कहिएगा, ऑक्सिन हार्मोन्स। बात समझ में आ रहा है, यही चीजें हैं। यहां से तो ऑब्जेक्टिव भर भर के आएगा। ठीक है, कौन सा हो गया, ऑक्सिन हार्मोन्स। यह बीजों के अंकुरन में भी सहायता करता है। यानी आप कोई बीज को रोप देते हैं तो अंकुरित हो जाता है ना, जैसे सब सोचिए, छोड़िए बीजों को रोपने के बाद छोड़िए, चना आप लोग फूलने देते हैं रात में, तो देखिएगा उससे बीज निकल जा, ये अंकुरित हो जाता है। वो क्या निकलता है, जैसे मान लीजिए चना है ना, तो उसे देखिएगा एक इस तरह का जो है निकल जाता है। ठीक है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो यह अंकुरन होने में भी मदद करता है, कौन सा, ऑक्सिन। तो कहेगा बीजों के अंकुरन होने में मदद कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सिन। बहुत क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, जितना भी लिखे हैं ये समझिए बहुत वीवीआई है ये। अब यह बीज रहित फलों के उत्पादक में भी सहायता करता है। यानी वैसे फल में भी पाया जाता है जिसमें बीज ही नहीं होता। आप देख लीजिएगा कौन सा फल जिसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑक्सिन के बारे में समझ में आ गया। ये था आपका पादप हार्मोन्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन के बाद क्या समझेंगे हम लोग, जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन का क्या कार्य है पेड़ पौधों में, ये किस तरह से पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कर रहा है। ठीक है, समझिएगा। यह जड़ों के वृद्धि में सहायक होता है। इसका मतलब यह जड़ में पाया जाता है। यह जिब्रेलिन कहां पे पाया जाता है, जड़ में। तो थोड़ा एक ट्रिक से याद रखिएगा, जौ से जिब्रेलिन, जौ से जड़। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन कहां पर, जड़ में। यह जड़ में पाया जाएगा तो जड़ के लंबाई को बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। ये क्या करेगा, जड़ के लंबाई में वृद्धि करता है, याद रहेगा। इसीलिए देखिएगा कोई पेड़ पौधे का जड़, पौधा रहेगा तो छोटा रहेगा, जब पेड़ बन जाता है तो जड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन उसमें पाया जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए, यह पत्तियां एवं फलों में भी वृद्धि करता है। अब देखिए, यह फल को में भी वृद्धि करता है और पत्तियां को भी बढ़ाता है। बात समझ में आ रहा है, देखिएगा पहले छोटा छोटा पत्ती होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फल भी पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो फलों एवं पत्तियां में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, आगे देखिए, यह खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक होता है। यह हार्मोन खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक होता है। तो ये तीन चीजें इसमें भी हम मेन मेन टॉपिक डाल दिए हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत वीवीआई है ये। समझ में आ रहा है, क्या रे तुम लोग खाली रंगने का काम मत करो, रंगाई पुताई समझ लो बाबू, घर में जाकर के रंगने पुतते रहना। ठीक है, यहाँ पर समझो, रंगने पुतने का काम करता है बेवकूफ लड़का सब, समझिएगा। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन समझ में आ गया, आगे समझा जाए साइटोकाइनिन के बारे में। ये सब अभी जितने भी पढ़ा रहे हैं ये आपके क्या, कौन से हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन्स है, यानी पेड़ पौधे वाले हार्मोन। तो हम आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि 3 से 4 पादप हार्मोन को लिख करके विवरण दे, तो सब हार्मोन को लिखना, एक एक करके 3-4 पॉइंट उसमें लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव तो 110% है, पूछेगा इससे। हो सकता है 2 नंबर में 2 हार्मोन के बारे में दे दे, उसके बारे में लिखने के लिए कह देगा, तो आप लोग इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, यह तना में उपस्थित होता है। साइटोकाइनिन कहां पर उपस्थित रहता है, तना में उपस्थित रहता है, जो मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। यह फलों और पत्तियों को हरा बनाए रखने का कार्य करता है। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन क्या करता है, फलों और पत्तियों को हरा बनाए रखने का कार्य करता है। क्लियर है चीजें, तो चलिए साइटोकाइनिन भी समझ में आ गया। अब जरा समझिएगा, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं कि जो हम अभी पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, 3 हार्मोन जो ऊपर से अभी पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन रट लीजिए। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां पाया जाता था, शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, पेड़ पौधे की लंबाई के लिए वृद्धि होते हैं, देखिए वृद्धि। जिब्रेलिन जड़ में, और कहां पाया जाता है, जो है पत्तियों को बढ़ाता है, ये भी जड़ को भी लंबाई को बढ़ाता है, यानी वृद्धि। साइटोकाइनिन
ये देखिए कहां पर उपस्थित होता है, मोटाई में वृद्धि। देखिए वृद्धि शब्द आया है ना, इसका मतलब ये जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तीनों का तीनों वृद्धि हार्मोन्स हैं। यस या नो? वही बातें यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यानी ये तीनों का तीनों कौन से हार्मोन्स हैं? वृद्धि हार्मोन है, यानी किसी न किसी रूप से ये पेड़ पौधों में वृद्धि करते हैं, लंबाई को बढ़ाते का कार्य करते हैं, ठीक है। तीनों समझ में आ गया। तो अब आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे के वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा यहाँ से। हर चीजों पर क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए समझ के चलिएगा तभी ना। तक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये तीनों वृद्धि हार्मोन्स हैं। तो चलिए अब जरा समझिएगा एब्सिसिक एसिड, इसको कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। अब देखिए ये तीनों था तो वृद्धि बढ़ा रहा था, लेकिन ये भाई साहब क्या कहा है, खबरदार मेरे होते हुए वृद्धि नहीं कर सकते हो। वृद्धि रोधक हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। अब ये पेड़ पौधों में हो रहे लंबाई को रोकता है, इसलिए तो इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, यह पेड़ से पत्तियां तथा फलों के अलगाव में सहायक होते हैं। यानी कभी कभी देखिएगा आप लोग जो है, पेड़ से जो पत्तियां होता है टूट जाता है देखिएगा। अब कुछ दिन बाद हो, देखो नया नहीं थोड़ी टूटेगा, फिर धीरे 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 कुछ दिन बाद जो होता है ना, पत्तियां अलग हो जाता है, पत्तियां अलग होकर के नीचे गिर जाता है। तो किसके कारण? इसी हार्मोन के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण, ठीक है। एब्सिसिक एसिड के कारण क्या कहता है, यह पत्तियां तथा फलों के अलगाव में सहायक होता है, यह लंबाई को रोकता है, यह बीजों को अंकुरित होने से भी रोकता है। यानी यह जो हार्मोन्स है बीज को अंकुरित ही नहीं होने देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन से हैं, तो ये तीनों का दिया था नाम और एक ये दिया था। अब बताइए कौन सा मारिएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एब्सिसिक एसिड देगा। तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड कौन सा हार्मोन्स है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स हैं। ये पूछेंगे हम आप लोगों से, समझ जाइए यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। मेन तो यही है, आगे समझा जाए। एथिलीन के बारे में ये पूछा गया कई बार, कहेगा फल पकाने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। फल जो पकता, आप लोग देखिएगा आम खाते हैं तो गाछ का पका हुआ होता है ना जी, बड़ी मीठा लगता है, तो किस हार्मोन के कारण वो पकता है, तो याद रखिएगा एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन हार्मोन्स के कारण फल पकाया जाता है, ठीक है, मतलब फल पकता है। यह एकमात्र हार्मोन है जो पेड़ पौधों में गैसीय अवस्था में रहता है। ये किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में। ये भी याद रखिएगा, कहेगा कि पेड़ पौधे का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन हार्मोन। और यह फल को पकाने में क्या करते हैं? सहायक करते हैं। क्लियर है चीजें? तो हम आपको टोटल बाबू 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ाए हैं। चलिए एक बार थोड़ा रिकेप कर लेते हैं हम लोग। पहला हम आपको क्या पढ़ाए हैं? ऑक्सिन। पहला क्या पढ़ाए हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन पढ़ाए, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन पेड़ पौधे के शीर्ष में पाया जाता है जो कि लंबाई को बढ़ाता है, याद रहेगा। चलिए दूसरी बातें, ऑक्सिन के बारे में समझ में आ गया। दूसरा था जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। चलिए जिब्रेलिन के बारे में समझते हैं। जिब्रेलिन पेड़ पौधे के जड़ में, पत्तियों में, ठीक है, और फलों में पाया जाता है, और ये भी क्या करता है? वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन के बारे में समझ गए। चलिए इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन के बारे में जाने। अब साइटोकाइनिन तना में और पत्तियों में पाया जाता है, और यह क्या करता है? उसको हरा भरा रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ उसको मोटाई में भी जो है ये वृद्धि करता है, साथ ही साथ यह मोटाई में भी वृद्धि करता है। तो तीनों देखे हैं ये वृद्धि ही करने वाले हार्मोन है, इसलिए ये तीनों हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसके बाद चौथा हार्मोन पढ़े अभी एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड पढ़े हैं? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। यह लंबाई को रोक देता है, बीजों को अंकुरन होने से रोक देता है। तो एब्सिसिक हार्मोन्स याद रखिएगा, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। चलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। अगला पढ़े हम एथिलीन हार्मोन। कौन सा है? एथिलीन। सबसे पहली बात है तो यह गैसीय अवस्था में रहता है, और तो और यह फल को पकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 5 हार्मोन, पादप हार्मोन्स के बारे में जाने, जो कि आंतरिक तरीकों से, यानी पेड़ पौधे के अंदर रह करके पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का 2 तरीका हम लोगों ने पढ़े अभी। एक तो बाहरी कारक, बाहरी कारक में जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन,
गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश के द्वारा जो हो रहे लंबाई में वृद्धि प्रकाशानुवर्तन, जल के द्वारा जब पेड़ पौधों में लंबाई में वृद्धि होगा तो जलानुवर्तन, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पेड़ पौधों में लंबाई में वृद्धि होगा तो गुरुत्वानुवर्तन। बाहरी कारक, आंतरिक कारक, दोनों को अच्छे से समझे हैं। इसको दिमाग में रिकेप करते रहिएगा, नहीं तो भूलिएगा बहुत। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। अब तो समझा दिए बाबू। अब हम लोग समझते हैं किसमें, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तब पेड़ पौधे का नियंत्रण एवं समन्वय का कहानी खत्म। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हमारे लोग यानी हम लोग में कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो क्या हम लोग में भी बाहरी नियंत्रण एवं समन्वय होगा? हम लोग में बाहरी कारक के द्वारा नहीं होता है, बाहरी कारक के द्वारा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें भी दो तरीकों से होता है। तो हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, तो हार्मोन के द्वारा। दूसरा है दिमाग, तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। तर पहले तो हम लोग किसके बारे में समझेंगे, रासायनिक कार्यों के द्वारा। अब हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रासायनिक हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के कार्य परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद समन्वय होता है और तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वय होता है। तंत्रिका तंत्र में दिमाग आ जाएगा बाबू, वो भी इन चैप्टर में कवर अप करेंगे, पूरा ब्रेन के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो समझा जाए। पहले रासायनिक कारकों के द्वारा हमारे अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है उनको समझते हैं। क्लियर है चीजें? तो चलिए रासायनिक कारकों के द्वारा समझेंगे। तो रासायनिक कारक में आ जाता है जंतु हार्मोन। रासायनिक कारक में कौन सा आएगा? हार्मोन्स आ जाएगा। जिस तरह से वहां पर पेड़ पौधों के आंतरिक कारणों में हम लोग क्या देखे थे? हार्मोन्स देखे थे, पादप हार्मोन। तो यहाँ पर जंतु हार्मोन्स भी है कुछ। तो टोटल 5 से 6 हार्मोन्स के बारे में आप लोगों को याद रख लेना है। जंतु हार्मोन, वहां भी 5 हार्मोन देखे थे पादप हार्मोन में, यहाँ भी 5 हार्मोन्स को देखना है। ठीक है, और उन हार्मोन्स का क्या कार्य है हमारे शरीर में, उनको भी समझना है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग इतना से इतना बड़ा कैसे हो गए? इसमें भी बाबू हार्मोन्स का रोल है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझा जाए। तो जंतु हार्मोन समझेंगे। तो जब हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय किसी विशेष रसायनों के द्वारा होता है, यानी जब कोई जंतु के शरीर में, पेड़ पौधा नहीं बाबू, जब पेड़ पौधा में नियंत्रण समन्वय होगा तब तो पेड़ पादप हार्मोन्स। लेकिन जब जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु हार्मोन कहेंगे। तो वो रसायनों को क्या कहेंगे? जंतु हार्मोन कहेंगे। क्लियर है चीजें बाबू? तो चलिए, जंतु हार्मोन कहां से स्रावित होता है याद रखिएगा। तो जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी हमारे अंदर जो है ना, अंदर जो ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं उसी से यह निकलता है। तो पूछेगा जंतु हार्मोन कहां से स्राव होता है, यानी कहां से निकलता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलता है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद यह हार्मोन हमारे शरीर में कम मात्रा में ही निकलता है, यानी बहुत कम मात्रा में निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देता है। जैसे लड़कों में या लड़कियों में 10 या 12 साल के बाद देखिएगा उनके शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। लड़कों में मूछे दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, ये भी बाबू हार्मोन्स के ही कारण से होते हैं। आप लोग का जो लंबाई बढ़ता है, कोई कोई कम लंबा होता है, कोई कोई ज्यादा लंबाई हो जाता है, वो भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। बातें समझ में आ रहा है? तो ये सारे परिवर्तन क्या करते हैं? हमारे शरीर में हार्मोन करते हैं। तो हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होते हैं लेकिन हमारे शरीर में ज्यादा परिवर्तन लाने का इसके पास क्या होता है? क्षमता होता है। बातें क्लियर है? आ रहा है सभी को समझ में, या फिर मजे से सुन रहे हैं? चलिए तो जंतु हार्मोन पे चला जाए। तो जंतु हार्मोन कहां से निस्राव होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हमारे शरीर में कम मात्रा में स्राव होता है लेकिन काफी ज्यादा परिवर्तन लाने का कार्य करता है। ओके, चलिए तो जंतु हार्मोन स्रावित कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। लेकिन चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सर ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो वैसा ग्रंथि जिससे हार्मोन स्रावित होता है, अभी तुरंत बताए थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन निकलता है। तो वह ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलता है तथा शरीर के आंतरिक भागों में परिवर्तन लाते हैं। चूंकि अब आपको पता ही है कि हार्मोन लाएगा तो हमारे शरीर के आंतरिक भागों में ही परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो शरीर के आंतरिक भागों में परिवर्तन लाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां कई प्रकार के होते हैं, तो वही अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है और उनसे निकलने वाले हार्मोनों के बारे में पढ़ना है।
बातें समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, आपको ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर कितने प्रकार के ग्लैंड है, ग्रंथि हैं, और उन ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये भी याद रख लेना है। और वो हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या परिवर्तन लाते हैं, तीन चीज को ही तो जानना है। कौन सा ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या परिवर्तन लाता है, कहानी खत्म। चलिए समझेंगे चीजों को एक एक करके। तो पहले ग्रंथि के बारे में समझ लेते हैं कि काय गो ग्रंथि है हमारे जो है शरीर में। तो चलिए ऊपर से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, ऊपर से। तो खोपड़ी में कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। खोपड़ी में कौन सा ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर ऊपर से शुरू करिए नीचे तक में कहानी खत्म, आसानी से याद हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसके पीछे पाराथायराइड ग्रंथि, पेट में आ जाइए अग्नाशय में, अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद देखिए अग्नाशय ग्रंथि हो गया, पाराथायराइड हो गया, एड्रीनल ग्रंथि। पहले एड्रीनल ग्रंथि देख लेंगे, फिर अग्नाशय में आ जाएंगे, अग्नाशय ग्रंथि, और फिर हो गया हमारा नीचे जनन ग्रंथि। बात समझ में आ रहा है? यानी यहां से यहां तक में कहानी खत्म। एक बार फिर से, पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी में, थायराइड ग्रंथि आगे, यहां देख रहे हो घेंगा रोग भी हो जाता है, पीछे पाराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद नीचे ये नीचे आ जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अग्नाशय में अग्नाशय ग्रंथि, जिसे लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं, और नीचे जनन ग्रंथि। खत्म कहानी। तो यही पांचों ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, आपका कहानी ये जो है ग्रंथि वाला खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, याद रहेगा। इससे पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो ये ग्रंथि जो है बाबू हद तक हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। ये ग्रंथि हमारे शरीर के लंबाई में वृद्धि करने के साथ ही साथ महिलाओं में जब बच्चे होते हैं तो उसके स्तनों में दूध लाने का जिम्मा भी इसी का होता है। बात समझ में आ रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये कई तरह से हमारे शरीर में